ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हाइब्रिड IQ नेक्स्ट जेन एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा तंग किया है जिसने, और वो चीज़ें आप मोस्टली कवर अप करने की कोशिश करते हैं बट बार बार कन्फ्यूज़न होता है और कई चीज़ों को आप कन्फ्यूज़न के चलते गड़बड़ करके चले आते हैं। तो एक ऐसा ही टॉपिक हमने लिया है, एरर फाइंड आउट करने का एक सेक्शन है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें एरर आपको फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के समझते हैं कि क्या टॉपिक है, एग्जैक्टली इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से कभी एग्जामिनेशन में एक टॉपिक आता है कि फाइंड द एरर या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद इसमें गलत सेक्शन जो भी है ABCD जो भी गलत होता है आपको वो चूज़ करके बताना होता है कि इट इज़ योर आंसर, दैट इज़ वो आपका आंसर होता है। इट मीन्स कि आपको ये फाइंड आउट करने के लिए ग्रामर के बेसिक रूल तो एटलीस्ट पता ही होने चाहिए, तभी तो आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बेसिक रूल्स हैं, किस तरह से आप इसे फाइंड आउट करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेंटेंस एक हमारे सामने मौजूद है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्ट 1 यानी ए में सेक्शन है, इसमें कोई गलती है या नहीं ये आपको ढूंढना है। वांट द फैसिलिटीज़, अब ये बी सेक्शन में दिया है, एंड ऑफ कार एंड एकोमोडेशंस सी सेक्शन में दिया है, एंड फॉर इट सेल्फ ये थर्ड सेक्शन डी सेक्शन में दिया है। अब आपको पता लगाना है कि कौन से सेक्शन में कमी है या गलती है। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग से कई बार आपको कई वीडियोज़ में ये बताया हुआ है कि जब भी आप कोई एरर फाइंड आउट करते हैं, बड़ा सिंपल सा वे है। आप क्या कोशिश करें आपने अगर इंटरमीडिएट में ग्रामर को अच्छे से पढ़ रखा है तो एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें, सिंटैक्स को। सिंटैक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने सिंटैक्स नहीं पढ़ रखा है तो नो प्रॉब्लम, हाइब्रिड IQ चैनल पे बने रहिए। आपको आने वाले फर्दर वीडियोज़ में उसके टॉपिक, उसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे, उसके जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम, उसके भी सॉल्यूशन आपको सब मिल जाएंगे। तो जब भी आप सिंटैक्स पढ़ेंगे या सिंटैक्स की चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसको पार्ट आउट डिवाइड करिए। जैसे नाउन का अलग पढ़ेंगे, प्रोनाउन का अलग पढ़ेंगे, एडवर्ब का अलग, वर्ब का अलग। इसी तरह से आप जो भी नॉन फाइनाइट्स होंगे उनके लिए अलग पढ़ेंगे, फाइनाइट्स के लिए अलग पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और जो भी टॉपिक्स आते हैं सभी को कवर अप आप अलग अलग कर सकते हैं। तो जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इसमें इस सभी लेवल को एक साथ चेक करते हुए चलेंगे। मतलब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर ये देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर सही लिखा है या नहीं, ये चीज़ हमें देखनी है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक कहीं नहीं होगी। आपसे जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, आपसे सिर्फ ग्रामर के लेवल पे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बोर्ड के बाद में एक प्रीपोजिशन यूज़ है ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ करेक्ट, जो सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखते हैं वांट द फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं चाहते हैं। सुविधाएं किस चीज़ की चाहते हैं? ऑफ कार एंड अकोमोडेशन, कार की चाहते हैं और अकोमोडेशन यानी अपने अनुसार वो चीज़ों को कर सकें, व्यवस्था और भी जो चीज़ होती हैं। फॉर किसके लिए? इट सेल्फ। अब यहाँ पर फाइंड आउट करते करते आप चलेंगे तो देखेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लूरल में लिखा है, ये भी सही है। बोर्ड लिखा है, ये मतलब जो बोर्ड होता है यानी कि जो एक तरीके से संस्था होती है, तो संस्था में बेसिकली कई लोग होते हैं तो उनकी ग्रुप की संस्था बनती है, तो यहाँ पर ये प्लूरल में है तो इट मीन्स ये सही है। वांट लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर लेके चलेंगे तो स्टार्टिंग में जो प्लूरल वर्ड यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग वांट होना चाहिए, वांट्स नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी वर्ब लेवल पर भी चेक कर लिया, ये सही है। द फैसिलिटीज़, यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्लूरल में लिखा है तो उन्हें कई फैसिलिटीज़ चाहिए, जहाँ की बाद में क्लियर भी कर दिया कार एंड अकोमोडेशन, तो यह भी सही है। उसके बाद ऑफ कार, तो यहाँ पर भी ये सही है क्योंकि इन्हें कार और अन्य सुविधाओं की, अकोमोडेशन की उन्हें सुविधाएं चाहिए हैं, तो वो ऑफ प्रीपोजिशन भी सही है। लेकिन फॉर के बाद देखेंगे इट सेल्फ लगा है। इट सेल्फ कब लगाते हैं? जब हम इट सेल्फ यहाँ पे प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये रहा नाउन और ये रहा प्रोनाउन, इसी के लिए यहाँ पे लास्ट में इट सेल्फ लगा है। दैट मीन्स कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपने लिए कुछ सुविधाएं मांगी, और अपने लिए अगर उन्होंने सुविधाएं मांगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्जीव नहीं है, यानी कि अगर हम देखें तो नॉन लिविंग थिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और इट सेल्फ हम लोग एक जो रिफ्लेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं ये तभी यूज़ करते हैं जब नॉन लिविंग थिंग होता है, यानी लिविंग थिंग के लिए इट सेल्फ हम नहीं यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ फोकस करेंगे आप, तो लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि लिविंग थिंग्स हैं और उनके लिए प्रोनाउन जो यूज किया गया है इट सेल्फ, ये गलत है। तो डी सेक्शन की अगर बात करें तो डी सेक्शन में यहाँ पर इट सेल्फ की जगह पर देमसेल्व्स होना चाहिए, यानी कि ये सेक्शन इस तरह से कुछ इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देमसेल्फ आ जाएगा इस जगह पे, तभी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये यहाँ पर इस लेवल पर करेक्शन है, इस चीज़ को आप टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, इस तरह से। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, और चीज़ें अगर क्लियर हो रही तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। एवरी टीचर, यानी हर एक टीचर की बात कर रहे हैं, एवरी वर्ड यूज़ हुआ है, फोकस करिएगा। एंड एवरी स्टूडेंट, और हर एक छात्र
की बात की जा रही है, ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के, इज़ डिटरमाइंड, वह सब निश्चित तौर पे डिटरमाइंड यानी कि मस्तिष्क में निश्चित कर चुके हैं, टू दियर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब ये पूरी बात जो लिखी गई है इनमें आप फोकस करिए कि क्या क्या चीज़ें सही और क्या क्या गलत हैं। तो पहला फोकस करें एवरी टीचर, हर एक टीचर, ठीक है, सही है। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट की बात करते हैं, ये भी ठीक है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट दोनों की बात कर ली, ओके। ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय की, यह भी सही चल रहा है। इज़ डिटरमाइंड, अब यहाँ पे इज़ लगा हेल्पिंग वर्ब, इस पर फोकस करिए जरा कि ये सही है कि गलत, क्योंकि यहाँ पे तो दो लोग थे, नहीं, दो लोग, ध्यान देंगे तो दोनों के साथ में एवरी वर्ड यूज़ है, एवरी जब भी यूज हो जाता है तो वो सिंगुलर काउंटेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इज़ लग जाएगा, ओके। एंड डिटरमाइंड, उन्होंने तय कर रखा है यानी सोच रखा है, क्या, टू डू दियर बेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इस जगह पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगी है तो ये दियर प्लूरल के अकॉर्डिंग कैसे पजेसिव बन रहा है, यानी पजेसिव केस जो होता है जैसे कि यू, योर और उसके बाद में यू आ जाता है, वैसे ही दे, दियर एंड देम हो जाता है। तो दे जो सब्जेक्टिव केस है, दियर जो है पजेसिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर दियर लगा है जो कि आपका इस जगह पर एक पजेसिव केस बना रहा है। पजेसिव मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज़ हम अपने आप से या किसी व्यक्ति से बिलोंग कराते हैं, जैसे दिस इज़, हम बोले माई फ़ोन, अगर हम फ़ोन हाथ में लिए और बोलें दिस इज़ माई फ़ोन, तो ये फ़ोन मुझसे रिलेट हो गया ना, तो माई जो है इसके लिए पजेसिव हो गया। फिर हम कहें योर फ़ोन, तो यू तुमसे रिलेटेड हो गया, तो मतलब योर फ़ोन दैट मीन्स तुमसे रिलेटेड हो गया। इसी तरह से बोले हिज फ़ोन, तो ये जो रिलेट कर रहा है, जिस व्यक्ति से इसको रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, उसी को पजेसिव बोलते हैं। तो यहाँ पर पजेसिव जो यूज़ है दियर बेस्ट एवरी टीचर एंड स्टूडेंट के लिए है, तो दियर वहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही सिंगुलर यहाँ पे बन रहे हैं इसलिए। तो दियर को हम रिप्लेस करेंगे हिज के साथ में और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने के पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पर हाइब्रिड IQ फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको इस जगह पर एक बटन मिल रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑफिसर, यानी पार्ट ए में जो कहा गया है एज विल एज द क्लर्क। अब बात ध्यान दीजिएगा, एज विल एज से दोनों को जोड़ा गया है, तो जब एज विल एज से किसी को जोड़ा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, रूल्स को आपने पहले भी पढ़ रखा है बट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्लर्क के बाद में absented लिखा है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर absent है, यानी वो मौजूद नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब हम पहले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव केसेस भी हम पहले के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जो यहाँ पे देमसेल्व्स लिखा है, देमसेल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति की बात की जा रही है जो फर्स्ट पार्ट में केवल मौजूद है। तो देमसेल्व की जगह रिप्लेस करके हम लिखेंगे हिज, क्योंकि ऑफिसर जो है उसे हम पुरुष मानेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न आएगा कि हर क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर होता है, यानी जहाँ पे जेंडर का पता नहीं चलता है, ऐसे केसेस में हम लोग यूनिवर्सली हिज मान लेते हैं, इसलिए हिज वहाँ पे पुट कर देंगे। हर भी हो सकता है, अगर आप उसे हर पुट करना चाहेंगे तो हर भी हो जाएगा, बट यहाँ पर हिज अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, इसलिए यहाँ पे हर हिज हो जाएगा फ्रॉम द ऑफिस। और ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन रिक्वायर्ड है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। अब यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है कि देयर वर, वहाँ पर थे 5 एक्टिव वर्कर्स। अब प्लूरल में ये वर्ब दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर लगा है, तो ये तो करेक्ट आंसर चल रहा है, करेक्ट सही चल रहा है। लेकिन आगे देखेंगे तो एंड के बाद कहा है 3 लेजी वन। 3 लेजी वन का मतलब हो गया 3 ऐसे जो आलसी प्रकार के व्यक्ति थे वो इन द फैक्ट्री वहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर इस चीज़ को देखें कि देयर वर के साथ प्लूरल बनाने की कोशिश की गई सेंटेंस को, क्योंकि वर उसी कंडीशन में लगता है जब प्लूरल चीज़ें चल रही होती हैं। 5 वर्कर्स प्लूरल में है, जब 5 वर्कर प्लूरल में है एंड के बाद में लिखा है 3, तो 3 काउंटेबल है जो कि बाद में लिखा है लेजी के साथ में, तो यहाँ पर भी ये प्लूरल बन रहे हैं। जहाँ पे 1 लिखा है इस जगह 1 नहीं होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वंस होना चाहिए, यानी कि एक ना होकर कई वहाँ पे हैं। तो इस तरह से आप बोलेंगे कि यहाँ पर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस। तो ऑप्शन नंबर सी में करेक्शन रिक्वायर्ड है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि देयर इज़ नन हु कैन सपोर्ट यू
इन दिस क्रूशियल पीरियड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को ध्यान से समझें कि देयर इज़ नन, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हु कैन, जो सपोर्ट कर सके तुम्हें इन दिस क्रूशियल पीरियड, इस बुरे वक्त के दौरान। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो एक चीज़ों को फाइंड आउट आपको करना है कि देयर इज़ नन जब यहाँ पे कहा गया है तो देयर इज़ नन में कोई व्यक्ति की बात नहीं की गई, बल्कि यहाँ पे कहा गया यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब यहाँ पे, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, कोई नहीं का मतलब यहाँ पे वैकेंट पर्सन नहीं है। कोई नहीं का मतलब यहाँ पे देयर इज़ नन जो आप तुम्हें सपोर्ट कर सके बुरे समय में। तो सामने बात जब की जा रही तो एक व्यक्ति कोई मौजूद है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कहा जा रहा कि कोई नहीं था बल्कि ये व्यक्ति था। तो देयर इज़ नन दैट, यहाँ पे हु की जगह पर दैट रिप्लेस होगा इस कंडीशन में। तो ध्यान दीजिएगा कि इस वजह से यहाँ पे कंडीशन में होगा, क्योंकि रीज़न यही है कि देयर इज़ नन जब यहाँ पे कहा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन लगेगा, यानी कि जो यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे एग्जैक्टली तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे, जाके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इस वजह से यहाँ पे दैट हो जाएगा, दैट कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। ये बिल्कुल आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहें कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ही इज़ द सेम मैन दैट सपोर्टेड मी। अब इस कंडीशन में ये हो जाता है कि वो बिल्कुल वही आदमी है जिसने मुझे सपोर्ट किया, सेम मैन। जब सेम मैन की कंडीशन करते हैं तभी यहाँ पे हम लोग हु की जगह पर दैट का रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आई होप कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। एक ऐसे ही नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हाइब्रिड IQ पे।